हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाग्योदय एकेडमी। अब हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो मान लेते हैं ये आपकी एक प्लेन वॉल है, ठीक है, जिसके एक फेस पे हमने टेम्परेचर मान लेते हैं ये फेस 1 है, उस पर टेम्परेचर T1 है, और ये फेस 2 है जिस पर टेम्परेचर T2 है। एंड T1 इज ग्रेटर देन T2, ये आप लोग डायग्राम से भी देख सकते हैं। वाई एक्सेस में T ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव। अब हमने ये फोरियर्स लॉ ऑफ कंडक्शन जो है वो क्या है, बेसिकली ये आपका क्वांटिफाई करता है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। ठीक है, जो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर रेट है उसको अगर फाइंड करना है तो हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ये बनाया किसने था, तो उन्हीं के नाम पे ये लॉ रखा गया है। उनका नाम था आपका जोसेफ फोरियर। तो उन्होंने ये फाइंड किया था एम्पिरिकल रिलेशन, ये कहीं से डिराइव नहीं किया गया है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, कंडक्ट किए थे एक्सपेरिमेंट, और उसके बेसिस पे उन्होंने एक एम्पिरिकल रिलेशन हमें दिया है। तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए तो उन्होंने ये देखा कि आपका जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है, रेट के लिए हमने ये क्यू के ऊपर डॉट लगाया है। सिंपल अगर हीट ट्रांसफर होता तो हम क्यू लिखते, क्यू डॉट है तो हम लोग रेट ऑफ हीट ट्रांसफर लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हीट ट्रांसफर। ठीक है, ये हीट के लिए है और ये आपके रेट के लिए है। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। तो क्यों उन्होंने देखा कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। अब ये टेम्परेचर डिफरेंस कैसे देखा उन्होंने, कि पहले डेल्टा टी उन्होंने कुछ सपोज किया, लगभग 50 डिग्री मान लेते हैं। जैसे ही उन्होंने इसका डबल कर दिया, 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया टेम्परेचर डिफरेंस, तो उन्होंने देखा कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर भी डबल हो गया। बाकी सारी चीजें हमने सेम रखी, जैसे कि देख लेते हैं कि आपके पहले थी एल, आपका एरिया है ए, और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी। ठीक है, अब पहले उन्होंने क्या किया कि डेल्टा टी उन्होंने चेंज किया, कितना कर दिया, ट्वाइस ऑफ डेल्टा टी। बाकी सारी चीजें उन्होंने क्या रखी थी, सेम रखी थी। तो उन्होंने ये देखा कि आपकी जो हीट ट्रांसफर रेट है वो आपकी ट्वाइस हो गई फर्स्ट टाइम के। यहाँ पे एल रखा है और एरिया भी सेम रखा। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आपकी जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो उनकी क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर डिफरेंस के। इसी तरह से उन्होंने और एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए। इस बार क्या किया कि टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखा, लेकिन उन्होंने एरिया को डबल कर दिया। अब लेंथ सेम रखी, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखा, एरिया को डबल कर दिया, तो भी उन्होंने ये देखा कि भाई रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो भी हमारा डबल हो गया। और उसी से उन्होंने बोला कि जो हमारा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। और ये जो एरिया है वो कैसा होगा, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो होगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एरिया कैसा है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, मतलब कि परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए आपके हीट की डायरेक्शन के। ठीक है, इसके बाद उन्होंने क्या किया, टेम्परेचर डिफरेंस सेम रखा, एरिया भी सेम रखा, लेकिन उन्होंने जो लेंथ दिया या फिर जो हमारी थिकनेस है इस वॉल की उसको उन्होंने डबल कर दिया। और फिर ये देखा कि जो हमारी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है वो आधी हो गई है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस या फिर लेंथ। ठीक है, तो ये जो है इनके रिलेशंस थे, यहां पे हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि क्यू डॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया इनटू टेम्परेचर डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द वॉल। ठीक है, जो भी मटेरियल की थिकनेस है उस पर डिपेंड करा। फिर उन्होंने देखा कि हम भाई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एक लेके आएंगे तो ये हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है वो हट जाएगा, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है उसी को हम लोग लिखते हैं आपका थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी के डेल्टा टी अपॉन एल। ये हमारा बेसिकली फॉर्मूला हो गया। अभी इसको हम लोग अगर देखें तो डेल्टा टी क्या है आपका, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1। इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कुछ थोड़ा सा चेंज करके हम ये लिख सकते हैं कि ए T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय एल। अगर हम लोग यहाँ पे जो भी हमारी ये डेल्टा एक्स है, मान लेते हैं ये एल, ठीक है, इसको हम लोग ले लेते हैं, जो ये हमारी थिकनेस है
अगर ये हमारी जीरो के पास हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि ये जो भी होगा वो आपकी स्लोप बन जाएगी उस पॉइंट पे, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है इट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये हम कह सकते हैं। तो ये आपका एक बेसिक फाइनल फॉर्मूला है, ठीक है। यही है आपका फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। तो इससे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, यही आपका फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, फोरियर लॉ, ठीक है। इससे हम लोग कह सकते हैं, अगर वर्ड्स में ट्रांसलेट करें, कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन, रेट ऑफ हीट कंडक्शन is proportional to the area measured normal to the direction of heat flow and to the temperature gradient in that direction, तो ये हम कह सकते हैं कि ये आपका फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन की डेफिनेशन है। अब यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा कि ये हमने नेगेटिव का साइन लगाया है इसके साथ। तो ये नेगेटिव का साइन क्यों लगाया है हमने? ये नेगेटिव का साइन हमने इसलिए लगाया है कि अगर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हमारी हीट ट्रांसफर, हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस कौन सी है? राइट हैंड साइड में। तो जैसे जैसे हमारा राइट हैंड साइड में हीट ट्रांसफर हो रहा है उसी हिसाब से हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। एक्स इंक्रीज हो रहा है तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए था कि आपकी जो हीट फ्लो है वो हमेशा क्या करती है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ही करती है। इसका मतलब आपकी हीट फ्लो जो है वो आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में पॉजिटिव रहे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे नेगेटिव साइन का लगाया है, ठीक है। तो ये आपका कुछ नहीं है कि नेगेटिव साइन इज यूज्ड to make sure that the heat transfer in positive x direction remains a positive quantity, ठीक है, is a पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि हमारे जो हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में आपकी जो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट है वो क्या है? नेगेटिव है। तो x जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर आपका घट रहा है, इसी से हम बोल सकते हैं कि dt/dx इज इक्वल टू क्या है? नेगेटिव है। और हमारे पॉजिटिव x डायरेक्शन में पॉजिटिव हीट आए, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है? एक नेगेटिव का साइन लगा दिया है। क्लियर है? तो यही है बस आपका ये नेगेटिव साइन का लॉजिक। इसके बाद हमारा एरिया भी कैसा होना चाहिए? आपका नॉर्मल टू दी हीट डायरेक्शन होना चाहिए। अगर मान लेते हैं इसी फॉर्मूले में, ठीक है, ये जो फॉर्मूला है हमारा Q डॉट इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा इस तरह लिख लूँ, Q डॉट अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये जो टर्म है Q डॉट Q अपॉन ए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल q से, ठीक है। इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल q से डिनोट करते हैं। और इसी को हम लोग क्या कह देते हैं? हीट फ्लक्स, ठीक है। ये जो टर्म है आपकी यही क्या हो गई? हीट फ्लक्स हो गई, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, आपका जो भी एरिया है उससे डिवाइड कर दीजिए टोटल हीट को, तो आपको मिल जाएगा हीट फ्लक्स, ठीक है। तो ये इसको अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और टर्म है के। के आपका क्या है? काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। ये आपका कुछ नहीं है, इसे हम लोग बोल सकते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं?
कंडक्टिविटी बोल सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये आपकी कांस्टेंट नहीं है, ये डिपेंड करती है आपकी मटेरियल पे, और इसीलिए हम लोग इसको बोल देते हैं ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, इट इज नॉट अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसको क्या, ट्रांसपोर्ट प्रॉपर्टी। क्यों बोलते हैं, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। अब अगर हम लोग देखें कैसे है ये प्रॉपर्टी, जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, या आप लोग भी घर में ही एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि गैस पे एक आपके पास दो रॉड हैं, एक है आपकी वुड की रॉड और एक है आपकी कोई भी मेटेलिक रॉड, मान लेते हैं कि सिल्वर या एल्यूमिनियम की रॉड है। ठीक है, तो वुड और एल्यूमिनियम की आपके पास रॉड है। मान लेते हैं आपके पास फायर है। ठीक है, ये रही आपकी फायर। ठीक है, और ये है आपकी एक वुड और ये है आपकी एल्यूमिनियम की रॉड। ठीक है, तो दोनों एक ही फायर में है, दोनों सेम एनवायरनमेंट में है, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि डेल्टा टी दोनों के लिए क्या होगा, सेम हो जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने इनका एरिया भी जो रखा है वो भी आपका सेम रखा है। तो उन्होंने ये देखा कि जहाँ पे अगर आप एंड पे पकड़ के देखेंगे तो ये पाएंगे कि आपके एल्यूमिनियम में जल्दी से हीट जो है वो एंड तक पहुँच गई एज कंपेयर टू वुड। ठीक है, चाहे तो आप कर भी सकते हैं, दो रॉड लीजिएगा अलग अलग मटेरियल की और उसमें देखिएगा कि आपके एक रॉड में जल्दी से हीट पहुंच गई आपके हाथ तक, जबकि दूसरी रॉड में नहीं पहुंची। इसी से पता चलता है कि जो आपकी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, ठीक है, वो डिपेंड कर रही है आपके मटेरियल पे। ठीक है, और ये आपका कुछ नहीं है, ये आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है। वो बताती है कि आपके मटेरियल में कितनी क्षमता है हीट को कंडक्ट करने की, कितनी आसानी से आपका मटेरियल हीट को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने दे रहा है। ठीक है, बेसिकली ये एक तरह से रेजिस्टेंस का इन्वर्स है। अगर आपका कोई मटेरियल है उसमें आसानी से आपकी हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसका हम बोलेंगे कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हाई है। अगर किसी में हीट ट्रांसफर रेट स्लो है तो उसके हम बोलेंगे थर्मल कंडक्टिविटी कम है। ठीक है, तो अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी को बताएं तो थर्मल कंडक्टिविटी को हम बोल सकते हैं इट इज एन एबिलिटी, इट इज एन एबिलिटी ऑफ अ मटीरियल, ऑफ अ मटीरियल टू कंडक्ट हीट, टू कंडक्ट हीट। ठीक है, तो यही है आपका कि हीट ट्रांसफर को रेजिस्टेंस अगर कम है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है, आसानी से फ्लो होने दे रहा है हीट का कोई मटेरियल तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, अब चलते हैं इसकी यूनिट की तरफ। मान लेते हैं यही आपका हीट ट्रांसफर रेट है, इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख लेते हैं अगेन डी टी बाई डी एक्स। इन सब की अब यूनिट्स लिखते हैं। आपको पता है कि हीट की यूनिट क्या है, जूल। अब रेट लगा दिया है तो पर सेकेंड आ जाएगा। इज इक्वल टू कंडक्टिविटी की हमें यूनिट चाहिए, एरिया की यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर। आपके टेम्परेचर डिफरेंस किस में ले रहे हैं, मान लेते हैं केल्विन में ले रहे हैं। आपका अगर मान लेते हैं जो थिकनेस है उसकी क्या यूनिट होगी, मीटर। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे क्या आ गया, जूल पर सेकेंड हो जाता है आपका वॉट। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका आ जाएगा मीटर और केल्विन, यही आपकी थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट। इसमें हम और भी एक तरीके से लिख सकते हैं वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। ऐसा हम लिख सकते हैं इसीलिए क्योंकि आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है, ये जो के केल्विन यूनिट लिखी है वो आपकी टेम्परेचर डिफरेंस की है। अब चाहे आप केल्विन में लीजिए या डिग्री सेल्सियस में लीजिए, दोनों में आपके टेम्परेचर डिफरेंस सेम ही आएगा, इसीलिए कोई फर्क नहीं है कि आप नीचे डिग्री सेल्सियस लिख रहे हैं या फिर केल्विन लिख रहे हैं, दोनों ही करेक्ट है। इसके अलावा इसी से हम अगर इसकी डेफिनेशन देखें थर्मल कंडक्टिविटी की, हमें ये तो पता है कि भाई कितनी आसानी से ये हीट को फ्लो होने दे रहा है, वो बता रहा है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। लेकिन अगर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो हम लोग लिख सकते हैं द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू अ वॉल, थ्रू अ वॉल ऑफ यूनिट थिकनेस, थ्रू अ वॉल ऑफ यूनिट थिकनेस पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया पर यूनिट
टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, मतलब कि अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन का टेम्परेचर डिफरेंस है और आपका जो एरिया है वो भी 1 मीटर स्क्वायर का है, तो उसमें से कितनी हीट ट्रांसफर और आपकी जो थिकनेस है वो भी 1 मीटर की है, तो उसमें से जो भी हीट ट्रांसफर रेट होगी वही आपकी थर्मल कंडक्टिविटी है। तो ये है इसकी एक बेसिक डेफिनेशन। क्लियर है? इसके बाद थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको याद होनी चाहिए। उनकी थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यूज हम लोग यहीं पे देख लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि किसकी आपकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी आपकी कंडक्टिविटी कम है। उसके बाद आपकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर या किस किस चीज़ों पर डिपेंड करती है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जब हम कंडक्शन शुरू करेंगे। यहाँ पे अभी हम सिर्फ बेसिक ही देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कुछ मटेरियल की देखें थर्मल कंडक्टिविटी, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी सिल्वर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी देखते हैं सिल्वर की। सिल्वर की होती है आपकी लगभग 410, या फिर डायरेक्टली हम लिख लेते हैं सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी इट इज़ ग्रेटर देन कॉपर। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन गोल्ड। गोल्ड की थर्मल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, ग्रेटर देन निकल एंड ग्रेटर देन आयरन, ग्रेटर देन स्टील एंड ग्रेटर देन लेड। ठीक है, इनकी वैल्यूज आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग ह्यूमन स्किन की अगर बात करें तो उसकी लगभग 0.37 होती है। वाटर की अगर हम लोग बात करें तो उसकी 0.6 तक हो जाती है। एयर की अगर हम लोग बात करें तो उसकी 0.024 या 0.026 भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें मर्क्यूरी की, तो मर्क्यूरी की हो जाती है 8.21 के आसपास। ये कोई फिक्स नहीं है, थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिलेगा। अगर डायमंड की देखें, जो हमने पिछले क्लासेस में बोला था सबसे ज़्यादा है, तो देख सकते हैं कि मेटल में अगर हम बात करें तो सॉलिड्स में सिल्वर की सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी है, जो कि कितनी है 410। यहाँ पे यूनिट भी लिख लेते हैं वाट पर मीटर केल्विन। डायमंड की जो है वो है 2300। ठीक है, सब में यूनिट्स लिख लेना, ओमिट कर दिए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ग्लास वूल एक काफ़ी कॉमन इंसुलेटर है, तो उसकी कंडक्टिविटी होती है आपकी लगभग 0.038 के आसपास। और रिफ्रैक्टरी ब्रिक, ये काफ़ी कॉमन है जो पूछ लेते हैं। रिफ्रैक्टरी ब्रिक की अगर हम बात करें तो 1 है। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि CO2 या फिर हाइड्रोजन, इनकी जनरली नहीं पूछते हैं, लेकिन इनकी जो कंडक्टिविटी है इट इज़ लेस देन एयर। ठीक है, हाइड्रोजन की ज़्यादा है। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो 0.175 है, और अगर हम लोग CO2 की बात करें तो लगभग 0.014 है। ठीक है, लेकिन इनकी आप लोगों को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना नहीं पूछेंगे, लेकिन ये आपको पूछ सकते हैं। तो इतनी आपको लगभग आइडिया होना चाहिए कि किसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। क्लियर है? अब हम देखेंगे इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल अगले क्लास में। ठीक है।